टमाटर and with lots of energy. Let me start with today's session जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज, जो कि चैप्टर होगा और यूनिट होगा पार्टनरशिप का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट नंबर 3 विच इज ऑन रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन पहले बात करेंगे, उसके बाद डिसोल्यूशन पर बात करेंगे। पहले लेट मी फोकस ऑन द वर्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपके जो भी फर्म के जो भी, देखो आपका कभी भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होता है तो पहले तो 2 लोग लगेंगे। जो बेसिक, अगर आपको याद होगा यूनिट नंबर 1 जो हम लोगों ने देखा था, उसमें 5 बेसिक इसेंशियल्स आपको चाहिए, 5 एलिमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो 2 लोग होने चाहिए, उनका एसोसिएशन होने के बाद आपके उन लोगों के बीच में बिजनेस कैरी आउट होना चाहिए, उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, वो जो भी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट कंपलसरी शेयर करना चाहिए। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वाज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तब जाकर हम लोग मानेंगे कि आप लोग के बीच में पार्टनरशिप है। अब ये जो पार्टनरशिप है, इसका या तो रजिस्ट्रेशन कर लो या तो रजिस्ट्रेशन मत करना। देर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी। जैसे फॉर एग्जांपल उनको आप बोल सकते हो कंपनीज, कि जो कंपनीज एक्ट के अंडर उनके लिए मैंडेटरी है कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी, फिर वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 1% कंपनी हो। लेकिन फर्म के केस में क्या होता है, वेदर यू वांट टू रजिस्टर और नॉट, इट्स ऑल योर चॉइस। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, ये आपका चॉइस होगा, मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अदर देन महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ इंडिया कोई भी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का कोई भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं किया गया। तो ये पहली बात तो आप लोग समझ लेना कि महाराष्ट्र के अलावा कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट कंपलसरी नहीं है तो क्या इसके कोई क्या बोल सकते हो, कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो बिल्कुल होंगे, और उसी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली बच्चे ये जो 3rd यूनिट होता है उसको छोड़ के जाता है। कई बार मैंने ये भी देखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो ये सोचता है कि 3rd यूनिट है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ डिसोल्यूशन है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, तो छोड़ो ना, हम लोग 2nd एंड 1st यूनिट करके जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। इसमें कुछ सेक्शंस है जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और उस पर बहुत सारे गूगल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। बट आपको एग्जाम में ये छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सिंपल सेक्शन है, बहुत सिंपल क्या बोल सकते हैं यूनिट है। मैक्स टू मैक्स 7 पेजेस और ये चैप्टर डन हो जाएगा। मेरे नोट्स में 7 पेजेस है इस चैप्टर के, और उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर डन होने वाला है विद इन 7 पेजेस। तो प्लीज फोकस करना। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो आपको जाना पड़ता है। जैसे आप लोग आरओसी के पास जाते हो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, वैसे इधर होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ROF। तो ROF के पास जाओ और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म मे बी इफेक्टेड बाय एट एनी टाइम। मतलब क्या कि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आपके फर्म का। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेशन, जैसे कंपनीज में कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप कभी भी कर सकते हो। आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दिया, आपको बाद में 2 साल के बाद लगा कि रजिस्टर करना है, आप 2 साल के बाद करो। आपको नहीं लगा रजिस्टर नहीं करना है, मत करो। एक्सेप्ट महाराष्ट्र, ये पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए सेम है। तो एट एनी टाइम आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बाय सेंडिंग बाय द पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया। तुम्हारे एरिया का जो भी ROF होगा, रजिस्ट्रार होगा, उसको आप देकर ये सारे नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी प्रिस्क्राइब चीजें हैं, वो सारे चीजों को देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहली बात तो प्रिस्क्राइब फॉर्म, फी के साथ आपको क्या क्या देना है। पहला, आपके फर्म का नाम आपने क्या सोचा है, आपका प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस क्या है, जो भी आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, अगर कोई और प्लेसेस है तो वो डेट देना है, नाम देना है, पैन नंबर देना है, ड्यूरेशन देना है। ड्यूरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ अगर याद होगा तो पार्टनरशिप बाय फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट विल वगैरह हमने देखा था, इसलिए ड्यूरेशन देना है। एंड वो सारे पार्टनर्स ऑल signed by all the partners or by their agents specially authorized in this behalf. Each of the persons signing the statement shall verify it in the manner prescribed. तो ये जो वेरीफाई करेगा, जो भी साइन करेगा, ये फिर या तो वो पार्टनर हो सकता है या तो उसका ऑथोराइज्ड एजेंट हो सकता है, बट सब ने कंपलसरी साइन करना मैंडेटरी है। मतलब क्या कि ऑल पार्टनर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अभी ये स्टेटमेंट का रिलेवेंस आपको इतना भी नहीं समझ में आएगा, जब केस स्टडीज आएंगे तब समझेगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब जब भी फर्म का नाम रखोगे तो ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, किंग, क्वीन, रॉयल वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है तो गवर्नमेंट
के पास जाकर आप अप्रूवल लो, अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया तो ही आपके पास परमिशन है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। अदर देन दैट आप लोगों को ये प्रोहिबिशन है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो सेक्शन नंबर 59 में। 58 में क्या किया है, 58 में आप गए और एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको चीजें बताएगी, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन करना है, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 59 में आप जाते हो कि जैसे 58 में बोला है वैसे आप 59 में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो। अगर लेट किया तो लेट फी दी जाएगी 100 रुपीज पर ईयर और द ऑफ द पार्ट डिले और द पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से। मतलब 7 महीने अगर आप लोगों ने डिले कर दिया तो आप 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आप फी देते रहते हो। तो अगर 3 महीना डिले हुआ तो ऐसा नहीं कि आप लोग को पूरा 100 रुपीज देना पड़ेगा, नहीं। और द पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है 6 मंथ्स और अबव अगर होते हैं देन यस यू हैव टू पे, अदरवाइज यू डोंट हैव टू पे। तो ये लेट रजिस्ट्रेशन इस पर कुछ आएगा नहीं। अब इस पे बात करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 69 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बहुत सुपरस्टार मार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने आपके फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो क्या क्या चीजें होने वाली है उस पर बात करता है ये सेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन ने ये नहीं बताया कि आप लोगों को फर्म रजिस्टर करने की वजह से क्या क्या चीजें एडवांटेज मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है, ये कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये सेक्शन ने ये बताया कि अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो उसमें 4 टॉप क्या बोल सकते हो आप पॉइंट्स दिए हुए हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात तो इंग्लिश लॉज जो है उनके लॉज के हिसाब से, मतलब इंग्लिश लॉज जो है उनमें जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इंडियन पार्टनरशिप में कोई भी कंपल्शन नहीं है एक्सेप्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको कंपल्शन है, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो लेट फी आपको वैसे भी देनी पड़ती है, बट इंडियन में कंपलसरी नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो क्या क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, नो सूट, नो सूट in the civil court by a firm or the co-partners against the third party। ध्यान से समझना क्या समझा रही हूँ। सबसे पहला, आप लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी, बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझा रही हूँ, इधर ही लिखते हैं, समझो। अज्यूम करो आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी एंड सी पार्टनर्स है, ओके। आप लोगों ने आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया है। अब आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया और आपने डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्रांजैक्शन किया। अब डी जो है, डी के अगेंस्ट आप लोगों को केस फाइल करना है, बट बिकॉज आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी कभी भी कोई भी सिविल सूट, मतलब क्या, सिविल कोर्ट का सूट, सिविल रीजन से कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा कांड है जिसपे नॉर्मल सिविल रीजंस की वजह से आपके कोई कांड हुए हैं, आप लोगों के बीच में अनबन हुई है और वॉट एवर द रीजन जिसकी वजह से आपको केस फाइल करना है, बट ये जो भी रीजन है आपका सिविल रीजन होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं। मतलब क्या, डी ने आकर आपको धमकाने की कोशिश करी, चाकू छुरी दिखाया, आपको अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ऐसे वाली चीजों पर हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं सिविल रीजन की वजह से। तो सिविल कोर्ट में कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज वो रजिस्टर नहीं है। तो पहली बात तो अगर एबीसी पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर होती तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है, लेकिन अगर बिकॉज वो रजिस्टर नहीं है तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। लेकिन वाइस वर्सा जरूर होगा, मतलब क्या कि थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस कर सकता है। ऑब्वियसली बात है ना, वरना तो ऐसा होगा कि सारे पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे और फिर लोन ले लेंगे बैंक से या किसी ना किसी बंदे से और बोलेंगे हाँ तू केस फाइल करेगा, आजा जा कर देखते कौन क्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म तो अनरजिस्टर्ड है, हमारे अगेंस्ट तो तुम केस फाइल कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर, तुमने रजिस्टर नहीं किया, ये तुम्हारे लिए कोई ना कोई इसीलिए पनिशमेंट तुमको मिलना चाहिए एज अनरजिस्टर्ड फर्म, ना कि उस थर्ड पार्टी को जो बेचारा इनोसेंट है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी चाहे, मतलब डी चाहे, डी कैन फाइल अ केस, D can file a case against your partnership, but your partnership firm cannot file a case against the third party just because कि तुम्हारी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, just because of that ये नहीं अलाउड। तो क्या लिखा है देखो, suit, no suit in a civil court by a firm or the other partners, co-partners against the third party. The firm or any person on its behalf cannot bring any an action against the third party for a breach of contract entered by a firm, by the firm, unless the firm is registered and the person suing are or have
been shown the registrar of the firms as a partner in the firm. In other words, registered firm can only file a suit against the third party and the person suing have been in the registrar of firms as a partner in the firms. इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, इस पर मुझे डाउट है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझाती हूँ, पहले ध्यान से समझना। रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ये तो समझ गया होगा। एंड the person suing have been in the registrar of firms as the partner of the firm। मतलब क्या, देखो अज्यूम करो आप लोगों के सामने एक केस लॉ हुआ जहां पर क्या हुआ, ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 पार्टनर थे, ठीक है। डी की हुई है डेथ, सी की हुई है डेथ, क्योंकि यूजुअली एबीसी में हमेशा सी मरता है, तो मैंने इधर भी सी को ही मारा। सो सी की हुई डेथ, उनकी बैलेंस शीट टैली हो गई, स्वर्गवास हो गया उनका। और जो ए है, ठीक है, ए हो गया रिटायर, ए क्या हो गया, रिटायर। इनके जो पार्टनरशिप फर्म का नाम था ए बी सी डी एंड कंपनी था, ओके। अभी सी की डेथ हुई है, ए रिटायर हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वापस से नया फ्रेश सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी भी 2 पार्टनर जो है वो सेम नाम के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, सेम बिजनेस को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर सकते, वो डिसोल्यूशन वगैरह तब देखेंगे, तब समझाऊंगी। अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए समझो कि वो कर सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अभी सी बी एंड डी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, एबीसीडी एंड कंपनी। ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, ये क्या है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। अब एबीसीडी एंड कंपनी ने ई के साथ ट्रांजैक्शन किया है, ओके। ई के साथ क्या किया, ट्रांजैक्शन किया है, गुड्स सेल किया है, गुड्स बाय करे, ओके। अभी हुआ ये कि उन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, इधर हो गए प्रॉब्लम्स। अभी प्रॉब्लम्स हो गए तो उनको केस फाइल करना है, किसको, ए बी सी डी एंड को केस फाइल करना है। को लिखने का मतलब इमीडिएटली ये मत समझ लेना कि कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि आगे एंड को लिख दिया मतलब ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलेगा, नहीं। इट्स जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जहां पर आपने एज अ पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा है एबीसीडी एंड को, कोई अलग मतलब नहीं निकालना इसका। तो आपको क्या करना है, केस फाइल करना है। एबीसीडी एंड कंपनी जो है, एबीसीडी एंड कंपनी मतलब जो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको केस फाइल करना है अगेंस्ट ई। क्या वो केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है, ए बी सी डी एंड को, मतलब उसमें पार्टनर्स कौन है, ए बी सी डी। उसमें से डेथ किसका हुआ है, सी का हुआ है, एंड ए क्या हुआ है, ए रिटायर हुआ है। अब आप मुझे बताओ, अगर ए रिटायर हुआ है, डी सी का डेथ हो चुका है, तो बचे कौन, बी एंड डी। वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो सेम पार्टनरशिप को, और ई के अगेंस्ट वो केस फाइल करना चाहते हैं। क्या वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ध्यान से समझो कि जस्ट बिकॉज आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स चले गए, जबकि आपकी पार्टनरशिप पहले से रजिस्टर्ड थी, आपके पार्टनर्स चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पार्टनर्स का नाम है वहां पर, बट बाकी आपके पार्टनरशिप फर्म में जो भी रिटायरमेंट वाले जो भी प्रोसेस है, पब्लिक नोटिस वगैरह, वो आपके सारे कंप्लीटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए भी लायबल नहीं रहेगा एंड बी एंड डी जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं एबीसीडी एंड को के नाम से, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो केस भी फाइल कर सकते हैं। इवन दो जो आरओएफ है, मतलब फर्म का जो रजिस्ट्रार है, उसके रजिस्ट्रार में एंट्री नहीं हुई है कि भाई सी की डेथ हो चुकी है और ए रिटायर हो चुका है, ये एंट्री नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी क्या हो सकता है, ई के अगेंस्ट केस फाइल होगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, ए बी सी डी, ठीक है, सी की डेथ हुई, ए रिटायर हो गया, एंड इसीलिए ये दोनों तो चले गए, लेकिन उन्होंने ई को नहीं, कोई दूसरा नाम लेना पड़ता है, एक्स को बोलते हैं, ठीक है, एक्स को न्यू पार्टनर लिया, ठीक है। अब ये जो न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर आया है, अब आपने सेम, भले ही एक्स आया है, आपने सेम ए बी सी डी एंड को के नाम से आपने अभी भी पार्टनरशिप फॉर्म रखी है, ई के अगेंस्ट आपको केस फाइल करना है। अब क्या आप केस फाइल कर सकते हो, क्या अब आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि जितने भी पार्टनर प्रेजेंट है उस वक्त जब आपकी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर आपको केस फाइल करना है, उस वक्त जितने भी पार्टनर्स है सबका नाम आरओएफ के पास होना चाहिए। द पर्सन सुइंग इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स एज द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, जो पार्टनर्स है उनके नाम आरओएफ के पास होने चाहिए। भले ही एक्स्ट्रा नाम हो, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो रिटायर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके नाम अभी भी है, आपने कोई रिकंस्टिट्यूशन नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए आए हैं, न्यू पार्टनर्स है, और अगर आपने उनका नाम नहीं लिखा,
देन देयर इज अ प्रॉब्लम, उनका नाम भी रजिस्टर करना मैंडेटरी है, तो न्यू पार्टनर को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाकर आप केस फाइल कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। दूसरा केस समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तीसरा केस, पहला केस तो मैंने आपको समझाया, ठीक है, पहला केस समझाया, अगर ये रजिस्टर होती ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाते। अगर रजिस्टर है लेकिन दो लोग चले गए हैं, कोई भी जो, बट वो चले जाने के बावजूद भी अभी भी रजिस्टर तो आपका है, तो फिर आप केस फाइल करोगे। अगर आपने कोई नए पार्टनर को लिया और एट द सेम टाइम दो लोग चले भी गए, तो जो भी आया है नया पार्टनर उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है, एबीसीडी एंड को। भले ही आप नाम मत बदलो, आपको ऐसा नहीं बोल रहे आप एबीसीडी एंड को का नाम बदल दो, आपने एबीसीडी रखा है एबीसीडी रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज अ पार्टनर वो आया है, इस बात का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, और वो रजिस्ट्रेशन आरओएफ के पास जब होगा तभी जाकर आप केस फाइल कर सकते हो, वरना नहीं। अभी और एक तीसरा केस समझा देती हूँ इमीडिएट बेसिस पर। तीसरा केस ये समझो कि ए बी सी एंड डी, ठीक है, क्या हुआ ध्यान से समझो। एबीसीडी थे, इनकी जो फॉर्म थी एबीसीडी एंड को, ये अनरजिस्टर्ड थी, ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड थी, रजिस्टर नहीं था। अब ये जो फॉर्म है ये अनरजिस्टर्ड अगर फॉर्म है तो आप सबको पता है ई के अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकते, ई थर्ड पार्टी थी, ई के अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकते, ये तो आपको पता है। लेकिन हुआ ये कि अभी क्या हुआ, इन लोगों का जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो एस्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 2021 को, अज्यूम करो, ओके। इनका जो ई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, ई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका डेट है, अज्यूम करते हैं हम लोग 31 मार्च 2022, ठीक है। अभी 31 मार्च को अभी भी अपनी फर्म कैसी है, अनरजिस्टर्ड है। अब इनको एबीसीडी को क्या करना है, केस फाइल करना है अगेंस्ट ई, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजिस्टर करवाया अपने फर्म को, अनरजिस्टर्ड थी उनकी फर्म, उन्होंने रजिस्टर करवाया अपने फर्म को 30 अप्रैल 2022 को। कब रजिस्टर कराया, 30 अप्रैल 2022 को। अब कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, ट्रांजैक्शन कब हुआ है, 31 मार्च को हुआ। रजिस्टर कब करवाया उन्होंने, 30 अप्रैल को करवाया। अब रजिस्टर होने के बाद क्या वो ई के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं क्या, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। व्हाई, बिकॉज ध्यान से समझना, 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसीलिए परमिशन दिया जा रहा है बिकॉज आपने एक शब्द पढ़ा था सेक्शन 58 में, एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब है आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारे राइट्स मिल जाएंगे, ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है ये सारे हट जाएंगे। जब तक आप अनरजिस्टर्ड हो तब के लिए ही ये सारे 1 2 3 4 एप्लीकेबल है, अदर देन दैट आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे आपने रजिस्टर कराया आप जाकर केस फाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उस वक्त उन सबका केस, उन सबका नाम आरओएफ के पास होना चाहिए। आई होप सो यू अंडरस्टूड। पहली बात सिविल, दूसरा मैंने जो 3-4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बताए आपको, उसका आपको याद से समझना है, याद रखना है। और एक केस स्टडी आखिरी बता देती हूँ, देखो एक है एबीसी, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म P1, और ये है दूसरी पार्टनरशिप XYZ, ठीक है, एक तरफ है XYZ, एक तरफ है ABC। अब इन दो पार्टनरशिप फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों भी पार्टनरशिप फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, ओके। क्या हुआ, ABC ने जो है गुड्स बेचे थे, गुड्स सेल करे थे, और XYZ से पैसा आना बाकी था, मनी आना बाकी था, पेएबल था, मनी पेएबल था। अब हुआ ये कि XYZ ने पैसे देने से मना किया। अभी XYZ ने पैसे देने से मना किया, इसीलिए तुमको कोर्ट केस में, कोर्ट में केस फाइल करना है। एबीसी के लिए XYZ इज अ थर्ड पार्टी एज ऑफ नाउ। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एबीसी ने जो ट्रांजैक्शन किया है, एबीसी के लिए, एबीसी जो पार्टनरशिप फर्म है आपकी, उसके लिए XYZ इज अ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपको कोई फाइल का केस तो फाइल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका आंसर तो नो आ जाएगा, केस फाइल तो नहीं होगा। लेकिन एबीसी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी आप अगर है, एबीसी XYZ आपके लिए थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी तो अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। तो इन क्या XYZ को अगर केस फाइल करना होगा एबीसी के अगेंस्ट, अगर किसी रीजन की वजह से XYZ को अगर एबीसी के अगेंस्ट केस फाइल करना होगा, तो क्या वो भी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों रे? इसीलिए नहीं कर पाएगी कि भाई ये भी तो पार्टनरशिप फर्म है। अब एज ए XYZ के नजरों से देखोगे, XYZ के चश्मों से देखो, XYZ के लिए भी एबीसी थर्ड पार्टी है, तो एबीसी के लिए जैसे थर्ड पार्टी XYZ है, XYZ के लिए भी थर्ड पार्टी है। तो एट द एंड आप भी अनरजिस्टर्ड हो, वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। द सेकंड जो दूसरा पॉइंट है जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा जस्ट बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड फर्म।
सेकंड, नो रिलीफ टू द पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम्स। मतलब क्या, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक पार्टी है जिससे आपको 25 लाख रुपए आने थे और उसको 10 लाख रुपए देने थे, तो आपने 10 लाख रुपए दिए और 25 लाख आने बाकी है। तो ये जो 25 लाख आने हैं और 10 लाख देने हैं, तो आपने बोला नेट 15 का इम्पैक्ट हम लोग बैलेंस शीट में दे देते। अलाउड नहीं है। क्यों? सेट ऑफ करना अलाउड ही नहीं है। आपका जितना भी पेएबल है वो पेएबल में दिखाओ, जितना भी रिसीवेबल है वो रिसीवेबल में दिखाओ। नेट पे ऑफ करना अलाउड नहीं है। सेट ऑफ का क्लेम आप नहीं ले सकते एक्सेप्ट ₹100। ये 100 1932 के हिसाब से आज भी 100 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो 100 रुपए का आप सेट ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 रुपए के ऊपर का सेट ऑफ नहीं ले सकते। अगर 90 रुपए का सेट ऑफ लेना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेना। आपके बैलेंस शीट में आप 90 रुपए का सेट ऑफ ले लेना, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप 100 रुपए के ऊपर का सेट ऑफ नहीं ले सकते। 100 रुपए 1932 के है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते अपन। 100 रुपए आज भी वैसे ही है। उसके बाद अगला, अग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शंस अगेंस्ट द पार्टनर अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब क्या, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट क्या केस फाइल कर सकता है जस्ट बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड फर्म? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। हाउएवर क्या चीजें होंगी, ये कौन से राइट्स उसको मिलेंगे वो बताया, ध्यान से समझो क्या है ये पॉइंट। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ is precluded from bringing any legal action against the firm. Precluded मतलब restricted against bringing any legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in a firm. मतलब या तो ना ही तुम पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस कर सकते हैं, ना ही एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ABC 3 पार्टनर्स है। ए जो है, ए केस फाइल करना चाहता है बी के अगेंस्ट एज अनदर पार्टनर। तो एक जो ए है जो केस फाइल करना चाहता है, बिकॉज ABC रजिस्टर नहीं है, तो ए जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट सी और बी, व्हाटएवर जो भी दूसरा पार्टनर है उसके अगेंस्ट भी नहीं, और जो ABC फर्म है उनके अगेंस्ट भी नहीं। तो पार्टनर ना पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, ना ही पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बट सच अ पर्सन यानी कि ए, हमारे एग्जाम्पल में ए मे स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल जरूर हो सकता है, और फॉर द अकाउंट्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ द शेयर ऑफ द फर्म ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द फर्म इज डिसॉल्व्ड। इसका मतलब समझो, आप लोग कोई भी तरीके का केस फाइल नहीं कर सकते हैं एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म जस्ट बिकॉज योर फर्म इज अ अनरजिस्टर्ड फर्म। बट हाउएवर पार्टनर जो भी ये पार्टनर है जो बहुत ही अग्रीव पार्टी हो सकता है, तो वो पार्टनर अग्रीव पार्टनर जो होगा वो एक तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए बोल सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए केस फाइल कर सकता है, दूसरा सेटलमेंट करने के लिए केस फाइल कर सकता है, एंड तीसरा रियलाइजेशन ऑफ एसेट के लिए हो सकता है। मतलब क्या, रियलाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब है एसेट बेचो, लाइबिलिटीज को पे कर दो और बात खत्म, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। सेटलमेंट का मतलब क्या है, एसेट सारी बेच दी है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करा है, जो पार्टनर्स है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल डाउन करो। तो जो भी शेयर है ABC का, जिस पार्टनर का जो शेयर है वो रीपे कर दो, दैट इज सेटलमेंट। ठीक है। रियलाइजेशन इज सेलिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड रिकवरिंग योर लाइबिलिटी एंड पेइंग ऑफ ऑल योर लाइबिलिटीज, एंड देन सेटलमेंट का मतलब होता है पार्टनर का जो भी पैसा है वो उनको वापस करो, और डिसोल्यूशन मतलब बंद करो। तो इसके लिए चाहे पार्टनर तो केस फाइल कर सकता है। हाउएवर अदर देन दिस कोई भी केस फाइल नहीं होगा बाय any partner against the other partner also and against the firm also. And last, थर्ड पार्टी कैन sue against the firm। ऑब्वियसली बात है, तीसरी थर्ड पार्टी को तो राइट रहेगा ही रहेगा, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। क्या क्या एक्सेप्शन दिए देखो, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। मतलब ये सारी चीजें भले ही आपकी फर्म नॉन रजिस्टर हो जरूर कर सकती है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर हैव द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। पहला, द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू स्यू, मतलब थर्ड पार्टी जो होगा वो अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। दूसरा, राइट ऑफ अ पार्टनर फॉर द डिसोल्यूशन सेटलमेंट, और थर्ड पार्ट वाज रियलाइजेशन ऑफ एसेट के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म के लिए, ये इसके अगेंस्ट कर सकता है। तीसरा, द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग एन एक्शन। मतलब जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के हाथों में चला जाएगा और वो अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डील करेगा। नेक्स्ट, क्लेम कर सकते हो आप, बट सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, बट सेट ऑफ का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही होना चाहिए। एंड लास्ट, राइट टू सूट
or the proceeding instituted by the legal representative or heirs of the deceased partner of the firm of और टू रियलाइज द प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अभी वो पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके बिहाफ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टनरशिप फर्म है या जो भी पार्टनर्स है उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर आस्किंग फॉर व्हाट, आस्किंग फॉर जो भी उसका डिसोल्यूशन है, अकाउंट सेटल करने के लिए एंड रियलाइज करने के लिए प्रॉपर्टीज को, एंड फर्म को वाइंड अप करने के लिए, मतलब भाई उसका शेयर देने के लिए वो चाहे तो केस फाइल कर सकता है, इवन दो पार्टनर की डेथ हुई है और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। डोंट कंसिडर दैट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन लिटरल सेंस एज अ थर्ड पार्टी, बट हाँ कहीं ना कहीं उसको जैसे थर्ड पार्टी को राइट मिलते हैं वैसे उसको भी मिलेंगे कि भाई तू सेटलमेंट के लिए बोल सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए मांग के अपना जो भी प्रॉपर्टी है रियलाइज करने के लिए, फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसको रियलाइज करने के लिए बोलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इवन दो योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड आप कर सकते हो। ये जो 4 पॉइंट्स थे वो आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है, इसीलिए आप वो चीजें नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं होगा अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। एक बार मैं सम अप कर रही हूँ, सेक्शन नंबर 69 में पहली बात तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से उनको कंपलसरी है, इंडिया में कंपलसरी नहीं है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस, पहला कॉन्सिक्वेंसेस सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा बट बाय द थर्ड पार्टी होगा अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, बट पार्टनरशिप फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट ₹100। चौथा, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। हाउएवर जो पार्टनर है जो 3 चीजें कर सकता है, एक तो आस्किंग फॉर डिसोल्यूशन, दूसरा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड तीसरा रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें वो कर सकता है। अदर देन दैट और कुछ भी राइट नहीं है, यही आपको एक्सेप्शन में भी दिया हुआ है। अलॉन्ग विद द पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी सेम चीजों का राइट दिया है। ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको दिए थे, जो ये सारे इतने सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं उसी का कहीं ना कहीं 1-2 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर लिख के दिए। उसके बाद बात करेंगे, ये सेक्शन नंबर 69 था, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हाईली 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर में प्लीज याद रखना, सेक्शन नंबर 69। उसके बाद बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शन नंबर 39 से लेकर 47 तक। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ये जो डिफरेंशिएशन दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। ध्यान से समझो, देखो अगर कोई एक बंदा छोड़ के जाता है, 4 पार्टनर से A B C D, अब उसमें से एक पार्टनर जो है वो छोड़कर जा रहा है, तो बचे हुए जो 3 पार्टनर्स है वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये जब छोड़कर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। भाई एक बंदा चला गया तो इनके बीच में जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट था वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा चला गया, तो इसकी वजह से ये जो तीनों का हो, ये जो 4 पार्टनर्स थे इनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, लेकिन फर्म डिसॉल्व हुआ क्या? नहीं, अभी भी ये जो 3 पार्टनर्स है वो अपनी फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा धंधा ही बंद कर दिया, सारे पार्टनर्स ही चले गए। देन इन दैट सिचुएशन यू शुड से कि वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब सब चले गए, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कोई एक आध रिकंस्टिट्यूशन, यू कैन से एक हाथ गया एक हाथ आया, दैट इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब सब खत्म हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स के बीच में थोड़ा बहुत एक हाथ गया एक हाथ आया हुआ है, लेकिन आपकी फर्म अभी भी, आपका बिजनेस अभी भी चलेगा। तो इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्क क्या है, ध्यान से देखो। पहली बात तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस व्हाट? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ, मतलब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इटसेल्फ, एंड पार्टनर्स भी सारे खत्म हो जाएंगे। बट खत्म हो जाएंगे मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मतलब उनके बीच के रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। बट व्हेन ओनली 1 और द मोर पार्टनर्स रिटायर, 1 और मोर आया तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन हुआ नहीं है, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हुआ है। अब इसके बीच का फर्क देखो, कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, देखो अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप बिजनेस का। अगर पार्टनरशिप का सिर्फ डिसोल्यूशन है तो आपकी पार्टनरशिप मतलब जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, इट्स जस्ट अ रिकंस्टिट्यूशन। यहाँ पर सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन होता है, आपको जो भी रिवैल्यूएशन करना है एसेट लायबिलिटीज का आप कर देना, इधर पूरा वाइंडिंग हो जाएगा कंपनी आपकी जो भी फर्म है उनका। अब फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट का ऑर्डर, इधर लगता है कंपलसरी कोर्ट का ऑर्डर लगेगा, इधर कोर्ट के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, ये वॉलंटरी भी हो सकता है। इट इज नेसेसरी टू इन्वॉल्व, देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वैसे भी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट इंप्लाई कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होगा। पार्टनरशिप खत्म हुई है, बिजनेस अभी भी कंटिन्यू करना है उनको, फर्म खत्म हो गई तो सब कुछ ही खत्म हो गया, इसलिए ऐसा लिखा इट इज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन, इट इज नेसेसरी टू इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इधर नहीं।
इट इन्वॉल्व द फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स, इधर इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर नहीं होता, इधर कंटिन्यू रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। अभी डिसोल्यूशन करने के मोड्स क्या है, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 44 वन बाय वन देखेंगे। सेक्शन 40 बात करता है वॉलेंट्री डिसोल्यूशन की। वॉलेंट्री मतलब क्या कि भाई देखो सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया अमंग देमसेल्फ, ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड, कंसेंट ले लिया, ऑल द पार्टनर्स अमंग देमसेल्फ डिसाइडेड कि भाई डिसॉल्व कर देना है। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन के लिए क्या क्या इवेंट है, 2 इवेंट है। कौन से 2 है, पहला था बाय अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर के साथ याद रखना, प्लीज ट्राई करो, याद रहेगा। सेक्शन नंबर 40 क्या बोलता है, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट कि ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड, बात खत्म हो गई। अगला सेक्शन नंबर 41 कंपलसरी डिसोल्यूशन, 2 चीजों में डिवाइड किया है, 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन कि भाई देखो सारे के सारे पार्टनर्स जो है आपके इंसॉल्वेंट हो गए, तो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म वैसे भी खत्म ही होनी है तुम्हारी, क्योंकि पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस तो चलेगा नहीं। तो बेसिकली पहला तो इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। और दूसरा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट व्हिच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल। अब ध्यान से समझना, अनलॉफुल बिजनेस हो गया मतलब क्या, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया या जब भी आप बिजनेस कर रहे थे उस वक्त आपका बिजनेस वैलिड था। मतलब क्या, 2 एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से समझना। 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कि जब आप लोग एक बिजनेस कर रहे थे, अज्यूम करो आप बिजनेस कर रहे थे लिकर मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, और क्या हुआ, लिकर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस कर रहे थे आप लोग, और लिकर मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिकर को बैन कर दिया। लिकर क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो आपने अगर इस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए, मतलब प्रोहिबिशन डाल दिया, बैन कर दिया, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग बैन हो चुका है, तो इसका मतलब आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो। लॉफुली मैन्युफैक्चर करना लिकर अलाउड ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया है, आप वो बिजनेस कर ही नहीं सकते। मतलब ये आप कौन सा, अगर आपने बिजनेस कंटिन्यू रखा, आपने फर्म कंटिन्यू रखा, तो आप अनलॉफुल पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो एक तो बात वो अलाउड नहीं है। दूसरी बात, अज्यूम करो आप ही के फर्म में 2 ब्रांचेस थे, मतलब क्या, एक ब्रांच जो था वो लिकर मैन्युफैक्चर कर रहा था, ठीक है, और दूसरा जो ब्रांच है वो नोटबुक मैन्युफैक्चर कर रहा था, ठीक है। अब बैन हुआ किस पर, लिकर पर बैन हुआ है, लेकिन नोटबुक तो अभी भी बैन नहीं है, वो तो पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको ये जो ब्रांच है आपके बिजनेस का वो बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, आप ऐसा कुछ तो बिजनेस कर रहे थे, या तो वो अनलॉफुल हो गया, या तो कोई इवेंट की वजह से आपका बिजनेस खत्म हो गया, तो आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मोर देन वन अगर आपके एडवेंचर है, तो जो भी आपका एडवेंचर जो अनलॉफुल हुआ है उसको बंद करो, जो कि अभी भी लॉफुल है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि भाई कोई कंपनी है जिसने केमिकल बनाया, वो केमिकली बैन हो गया, ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू डिसॉल्व योर फर्म। अगला सेक्शन नंबर 42 डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज। कौन से कंटिजेंसीज है, अभी देखा ना आप लोगों ने कि बिजनेस कोई इवेंट हुआ, कोई कंटिजेंसी हुआ, तो कैसे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला, वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म पीरियड, आपने डिसाइड किया था 3 साल के लिए पार्टनरशिप होगा, 3 साल खत्म हो गए, बात खत्म हो गई। वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अंडरटेकिंग 1 और मोर प्रोजेक्ट्स, और जो भी आपके डिसाइडेड आपका पर्पस था, आपने वो पर्पस डिसाइड करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते कि आपको कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना था अगले 1000 किलोमीटर का, और वो कंप्लीट हो गया, तब आप डिसॉल्व कर दोगे। या तो आपका पर्पस था कि आपको मे बी 100 माले का बिल्डिंग बनाना था, आपका 100 माले का बिल्डिंग बन गया, आपका पर्पस कंप्लीट हो गया, आपको फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, या तो आपका टर्म फिक्स पीरियड जो था वो खत्म हो गया, बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर्स चले गए, चल बसे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक पार्टनर की बात नहीं हो रही, डेथ ऑफ द पार्टनर मतलब आप सारे पार्टनर्स जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट हो गया सारे के सारे पार्टनर्स का एट द सेम टाइम, उसकी बात हो रही। एंड लास्ट, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 42 में डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, इसमें 41 ऑलरेडी इंक्लूड होकर आया है। तो 41 में लिखा कि भाई कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, और 42 बताता है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। तो 40, 41, 42। 40 अग्रीमेंट की वजह से डिसोल्यूशन होगा, ऑल पार्टनर्स डिसाइड, बात खत्म। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन, या तो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो कोई ऐसा रीजन हो गया जिसमें आपका कोई हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो गया, आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, वो अलग बात थी सेक्शन नंबर 40 में, बिजनेस अनलॉफुल होना। एंड सेक्शन नंबर ये जो था 42, वो 41 था, ये 42 है। 42 में ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी 4 थे, एक तो फिक्स पीरियड था, दूसरा ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट था, तीसरा आपका जो भी एडवेंचर खत्म हो गया वो था, फिर डेथ था, एंड लास्ट इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट था। तो ये 4 रीजंस थे कौन से, सेक्शन नंबर 42 के। अभी डिसोल्यूशन एट द डिसोल्यूशन बाय विल,
नोटिस एट विल, आपको याद है सेक्शन नंबर 7 में देखा था, वैसे इधर लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ बाय नोटिस एट विल, सेक्शन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ऐसा कोई भी पार्टनर है जिसको छोड़कर जाना है तो उसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है, करेक्ट है। तो क्या लिखा है, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, वेयर द पार्टनरशिप इज एज विल, सेक्शन नंबर 7 याद नहीं रहा तो धोनी को याद करने का, धोनी का जर्सी नंबर तो सबको याद रहता है, तो सेक्शन नंबर 7 भी सबको याद रहेगा। सेक्शन नंबर 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership where a partnership is at will, the firm may be dissolved by any of the partner by giving the notice in writing to all the other partners that his intention to dissolve the firm। उसका क्या बोलना है कि भाई देखो मेरा एक ऐसा मानना है कि भाई ये जो फर्म है ये डिसॉल्व होनी चाहिए। फर्म डिसॉल्व होने के लिए आपकी फर्म रजिस्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिसॉल्व करना है, एक पार्टनर आएगा पब्लिक नोटिस दे देगा और फर्म पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, इन केस ऑफ मेंशन, इन केस द डेट इज मेंशन्ड इन द नोटिस, अभी कौन से डेट से डिसॉल्व होगा ये बड़ा पंगे वाला मैटर है। क्यों, देखो अगर आपका जो भी पब्लिक नोटिस है, ठीक है, उस पब्लिक नोटिस आपने पब्लिक नोटिस दिया था 1 जनवरी 2023 को, लेकिन उस नोटिस में, इस पब्लिक नोटिस में जो डेट था उसमें ये लिखा था कि भाई देखो 1 मई 2023 से ये जो भी फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब 4 महीने अभी भी फर्म बाकी है, 5 महीने के लिए अभी भी फर्म काम करेगी, 4 महीनों के लिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है डेट, इन केस द डेट इज मेंशन इन द नोटिस, तो जो भी डेट मेंशन किया हुआ होगा नोटिस में वो डेट से डिसोल्यूशन होगा, यानी कि 1 में, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 1 में। और अगर डेट मेंशन नहीं किया है तो डेट ऑफ द नोटिस और द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस विल बी द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब 1 जनवरी विल बी योर डेट। तो डेट कौन सा है वो ध्यान से देखना, अगर डेट मेंशन है तो जो भी मेंशन डेट है वो नहीं है मेंशन, तो जिस भी डेट पर कम्युनिकेशन किया वो डेट मानी जाएगी। और एक पार्टनर आएगा, सारे पार्टनर को नोटिस देगा और बोलेगा फर्म को डिसॉल्व करना है। ये कहां पर है, ये पार्टनरशिप एट विल के केस में होगा, सेक्शन नंबर 43 के हिसाब से डिसोल्यूशन होगा। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 44, जहां पर कोड बताएगा कि डिसॉल्व करनी पड़ेगी आपकी कंपनी, आपकी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। वजह क्या क्या होगी, सबसे पहली वजह है अनसाउंड माइंड या इंसैनिटी। देखो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है कि भाई वो बंदा अब कैपेबल नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए क्या हुआ, पार्टनर अवेयर अ पार्टनर नॉट बीइंग अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब एक्टिव पार्टनर जो पूरा मैनेजमेंट देख रहा है भाई, वही बंदा हो गया अनसाउंड माइंड का। द कोर्ट में डिसॉल्व, में लिखा है, देखो हर जगह पर में लिखा हुआ है, ओके, हर जगह पर में लिखने की वजह यह है कि यहाँ पर चांस है, स्कोप है कि या तो फर्म कंटिन्यू रहेगी या तो फर्म डिसॉल्व होगी, क्योंकि हर कहीं पर भी ऐसे शैल नहीं लिखा हुआ, में लिखा हुआ है। तो कोर्ट को चाहे तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई एक्टिव पार्टनर था जो पूरा संभाल रहा था, वही अगर अनसाउंड हो गया तो फर्म कौन संभालेगा, इसीलिए तुम तुम्हारे फर्म को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। तो इसीलिए जो भी होगा, जो भी बंदे की वजह से, जो एक्टिव पार्टनर है, अगर वो अगर इनसेन हो गया है, वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर टेम्पररी सिकनेस को लेकर नहीं आने का, टेम्पररी सिकनेस को लेकर नहीं आने का मतलब क्या, कि भाई छोटा मोटा बीमार हुआ है, उसको कोरोना हो गया, या उसका मे बी उसको डेंगू हो गया है, या उसको कोई तो ऐसा बीमारी हो गया जो 4 महीने 5 महीने ठीक नहीं हो रहा, तो फिर इन दैट सिचुएशन ये टेम्पररी सिकनेस है, उसको इधर लेकर नहीं आने का। लेकिन जो ऐसी चीजें हो रही कि भाई हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गया और वो एकदम पागल वाली हरकतें कर रहा है, तो फिर इन दैट सिचुएशन कोर्ट चाहे तो ऑर्डर दे देगा। अगली बात कही जा रही है, अगली बात है, अगला पॉइंट है परमानेंट इनकैपेसिटी। ध्यान से समझना, शब्द लिख दिया परमानेंट, टेम्पररी इनकैपेसिटी की बात नहीं हो रही। परमानेंट मतलब क्या, कि सपोज मान लो कि भाई उसका जो है उसका दिमाग ही मतलब उसके कोमा में चला गया, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, ठीक है, वो कोमा में चला गया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं इसकी वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, हमेशा के लिए कोमा में रहेगा, या ऊपर चला गया, या ऐसी कोई हरकत होगी जैसे उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, सिर्फ सर है ऊपर का, नीचे का पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, या आधा ही बॉडी पैरालाइज हो गया, ऐसे 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 चल रहा है, उसको देखना भी नहीं हो रहा है, एक आंख से ऐसे ऐसे करके देख रहा है, तो आधी बॉडी पैरालाइज हो गई उसकी। अब आधी बॉडी पैरालाइज हो गई तो वो वैसे भी काम नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ऐसी परमानेंटली इनकैपेबल हो गया वो, देन इन दैट सिचुएशन कोर्ट बोलेगा कि भाई डिसॉल्व कर दो फर्म को। उसके बाद मिसकॉन्डक्ट किया मतलब क्या, मिसकॉन्डक्ट मतलब आपने कुछ ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से कोर्ट बोलेगा भाई छुट्टी कर दो। देखो वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्यूइंग, मतलब जिस भी पार्टनर ने केस किया है अदर देन दैट पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स है, is guilty for a conduct, guilty of a conduct which is likely to affect prejudicially, मतलब हानिकारक है आपके बिजनेस के लिए,
देन इन दैट सिचुएशन आपका बिजनेस के लिए अगर वो जो कांड उसने किया है वो हानिकारक है और वो गिल्टी ऑफ द कॉन्डक्ट मतलब गिल्टी प्रूफ हो चुका है, देन इन दैट सिचुएशन कोर्ट बोल सकता है कि ये भाई धंधा बंद कर दो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिसकॉन्डक्ट शुड बी रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बट इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मिसकंडक्ट ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर असर हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, एबीसी पार्टनर है, ए ने क्या किया, ए ने मर्डर कर दिया किसी बंदे का, या ए ने चोरी कर ली. अभी चोरी करी है तो वो गिल्टी प्रूफ हो चुका है, मर्डर किया है वो गिल्टी प्रूफ हो चुका है. देन इन दैट सिचुएशन और वो इस तरीके से हुआ कि आपके बिजनेस को भी खतरा है, देन कोर्ट बोलेगा कि भाई छुट्टी मार दो, तुम्हारा जो भी है वो बिजनेस बंद कर दो. In each of the case, nature of business will decide whether an act is a misconduct or not. अगला है persistent breach of an agreement. ये ध्यान से समझना, persistent breach of an agreement मतलब क्या, कि भाई देखो आपने जानबूझ के willfully एंड डिसाइडेड परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूस बेसिस पर, एक तो जानबूझ के और कंटिन्यूस बेसिस पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में या जो भी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस होना चाहिए जहां पर रीजनेबली प्रैक्टिकली जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं किया. जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात तो एम्बिल्समेंट किया मतलब चोरी करी. दूसरी बात एरोनियस अकाउंट्स रखे. एरोनियस अकाउंट्स मतलब क्या, सारी गलतियों वाले भरे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रख रहे हो, एरोनियस अकाउंट्स रखे. तीसरा होल्डिंग मोर देन कैश व्हाट इज अलाउड. एंड चौथा रिफ्यूजल टू शो द अकाउंट डिस्पाइट ऑफ द रिपीटेड रिक्वेस्ट. आपने एक पार्टनर था जिसने कंटिन्यूसली आपको रिक्वेस्ट किया यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने और आपने हमेशा हर बार उसको मना किया, तो इसका मतलब आपने परसिस्टेंटली अग्रीमेंट जो है आपका उसका ब्रिज किया है, क्योंकि हर पार्टनर को ये राइट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12. ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 12 एंड 13 के हिसाब से कि भाई देखो हर पार्टनर्स को उसके अपने राइट्स होते हैं. वन ऑफ द राइट इज कि भाई राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ऑलरेडी होता है. अभी एक पार्टनर मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बट वो सामने वाला दे ही नहीं रहा दूसरा पार्टनर. देन इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन बिकॉज परसिस्टेंटली ये ब्रिज हो रहा है, एम्बिल्समेंट चोरी की जा रही है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स झूठे रखे जा रहे हैं, तो ये सारा कांड हो रहा है, तो कोर्ट चाहे तो बोल सकता है कि भाई बंद कर दो. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक पार्टी होती है जो दूसरे ट्रांसफरी, अगर याद होगा सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो 29 के हिसाब से क्या होता है, एक पार्टनर जो होता है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है. इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मतलब क्या, सिर्फ उसको शेयर अपने बैंक अकाउंट की बजाय उसके बैंक अकाउंट में सारा पैसा जाएगा, बट बाकी कुछ भी नहीं हुआ. तो बाकी सारे पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, बाकी सारे पार्टनर्स को प्रॉब्लम है, ए बी सी डी ऐसे 4 पार्टनर्स है. डी ने अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया है ई को. अभी ए बी सी को प्रॉब्लम है मेरे इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से ई को. क्यों, क्योंकि ई जो है वो बार कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और जबरदस्ती का हम नहीं चाहते फिर भी पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट में आ रहा है. वैसे तो लॉफुली उसको अलाउड ही नहीं है सेक्शन 29 के हिसाब से, बट देखो कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुंडा होगा या कोई ऐसी पार्टी है कि भाई जो पैसे की ताकत, पोजीशन की ताकत लेके बैठा है, देन इन दैट सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ है और नहीं चाहते बाकी बचे हुए पार्टनर्स की ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो, देन इन दैट सिचुएशन डिसोल्यूशन हो सकता है, मे बी पॉसिबल है. अगला सेकंड लास्ट इज कंटिन्यूस एंड परपेचुअल लॉस. कंटिन्यूस बेसिस पर आप सिर्फ लॉस कर रहे हो. देन एंड लास्ट एक ब्रह्मास्त्र रख दिया उन्होंने अपने पास, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड. जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड मतलब क्या, 4 रीजन की वजह से जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड में 4 वजह दी है. पहला, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट और वेयर द पार्टनर्स आर नॉट टॉकिंग टर्म्स बिटवीन ईच अदर. मतलब क्या, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट मतलब एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे. अरे बात ही नहीं करोगे तो धंधा कैसे चलेगा, पहली बात तो. दूसरा, नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स मतलब क्या कि भाई देखो बात तो नहीं कर रहे और जब भी बात करते तब गालियां मार रहे, तो दोनों पॉइंट्स का मतलब एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका धंधा नहीं चल सकता. नेक्स्ट, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब क्या, जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस एग्जिस्टेंस पर आपका पूरा फाउंडेशन, जो पूरा इमारत खड़ा कर रहे हैं आप बिजनेस का, वही खत्म हो जाता है. देन इन दैट सिचुएशन एंड गैम्बलिंग बाय द पार्टनर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. देन ये 4 ऐसे ग्राउंड्स है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जिसकी वजह से अगर कोर्ट चाहे तो वो आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर देगा. ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 44. तो 40 से लेके 44 तक एक बार वापस से रिवाइज करेंगे. पहला था 40 अग्रीमेंट, 41 था कंपलसरी डिसोल्यूशन, 42 था वो 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, 43 में था कि भाई डिसोल्यूशन एट विल होगा, एंड 44 5वां पॉइंट था जिसमें कोर्ट बताएगा. कोर्ट क्या क्या बताएगा, इंसैनिटी बताएगा, अनसाउंड माइंड का हो गया, इनकेपेबल हो गया, कंटिन्यूस बेसिस पे गिल्टी प्रूफ हुआ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, लॉस कर रहे हो, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है. देन इन दैट सिचुएशन कोर्ट बोल देगा कि भाई टाटा सी यू, टेक केयर, गुड बाय.
उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 45, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बाय द पार्टनर्स आफ्टर द डिसोल्यूशन। अभी डिसोल्यूशन होने के बाद तो वैसे तो लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बट डिसोल्यूशन होने के बाद अगर आप लोग पब्लिक नोटिस नहीं देते तो फिर प्रॉब्लम है। तो जब तक आप लोग पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक पार्टनर की हमेशा लायबिलिटी रहेगी। क्या लिखा है देखो, सेक्शन नंबर 45 क्या बात करता है, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बाय द पार्टनर्स आफ्टर द डिसोल्यूशन, notwithstanding the dissolution of a firm, the partners continue to be liable to the third parties for any act done by them even if before the dissolution। उसके बावजूद भी जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक तुम लायबल। provided that estate of the partner, provided that estate of the partners who dies or who is adjudicated as a insolvent। पहली बात, provided that the estate of the partner who dies, एक तो पहले तो राम नाम सत्य हो गया, दूसरा insolvent हुआ है, और the partner who is not having been known to the person, मतलब बेसिकली who is dealing with the third party, मतलब तीसरा स्लीपिंग पार्टनर है। तो तीन सिचुएशन है, एक तो डेथ हुई, ठीक है, दूसरा इंसॉल्वेंसी हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, तीसरा स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पब्लिक नोटिस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर ऐसा है देन वो लायबल नहीं रहेंगे फ्रॉम द एक्ट ऑफ द टाइम, फ्रॉम द एक्ट जब भी वो लोग सीज टू बी ए पार्टनर हो जाएंगे। डेथ मतलब क्या, जिस दिन वो ऊपर चले गए उसके बाद तो बात खत्म हो गई, जिस दिन कोर्ट ने बोल दिया इंसॉल्वेंट बात खत्म हो गई, वो पार्टनर ही नहीं तो लायबिलिटी कहां से आएगी। अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो वैसे भी बाहर वालों को पता नहीं है तो उसकी भी लायबिलिटी नहीं आएगी, वो पब्लिक नोटिस दे ना दे फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली पब्लिक नोटिस पा देने की जरूरत इनको नहीं है। अगला, नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी ऑफ द पार्टनर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टनर, एक्टिंग पार्टनर जो है उसी ने देना चाहिए, कोई भी पार्टनर दे कोई दिक्कत नहीं, बट देना जरूरी है। अगला एक एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क होगा, आप पढ़ सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 46, राइट्स ऑफ द पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर द डिसोल्यूशन। मतलब क्या, वो ये बोल सकता है कि भाई डिसोल्यूशन करो, जो भी एसेट्स है उनको बेचो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, बचा हुआ है जो भी शेयर बचेगा, सरप्लस अगर कुछ बचता है तो सेटलमेंट करो। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब क्या कि वाइंडिंग अप के लिए भले ही आपकी फर्म रजिस्टर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों सेक्शन एज नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना बाकी के सेक्शन इंपॉर्टेंट थे उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखा नहीं देखा तभी भी ठीक है। अगला, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 48, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये हमेशा हमेशा सेटलमेंट जब भी होगा सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट ही होगा। क्या क्या चीजें होंगी जो जिसके कैलकुलेशन करे जाएंगे। सबसे पहला देखा जाएगा कि लॉस कितना है, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी इन द कैपिटल। तो कैपिटल में कितना कम पैसा है, लॉस कितना है वो देखा जाएगा। उसके बाद दूसरा एसेट ऑफ द फर्म देखा जाएगा कि फर्म का कितना एसेट बाकी है। तीसरा जो भी डेट्स है ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, कितना पैसा देना बाकी है वो देखो। इन पेइंग ईच ऑफ द पार्टनर रेटिवली व्हाट ड्यू हिम फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल में से कितना पैसा देना बाकी है। उसके अलावा रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल। मतलब क्या ईच, अच्छा ये रिपीट हो गया बट इट्स ओके, ये रिपीट हुआ है। अगला, एंड द रेसिड्यू मतलब क्या, बचे कुछ जो भी है प्रॉपर्टीज उनका क्या करना है। अगर तो पहले तो देखो आप लॉस प्रॉफिट कितना है, दूसरा देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, सामने वाले को कितना देना है, अपने पास कितना है, और सेटलमेंट कर दो। तो ये सारी चीजों को आपको सेटल करना पड़ेगा। अभी ध्यान से समझना, ये सेटलमेंट जब होता है, ये रिकवरी के जो एग्जाम्पल्स है मैं आपको मेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझना, सेक्शन नंबर 48 कि सेटल डाउन कैसे होगा। सबसे पहली बात, अगर ऐसा है कि आपकी जो एसेट्स है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट है 10 लाख का, ओके, और लाइबिलिटीज है आपके 12 लाख की। लाइबिलिटीज कितनी है, 12 लाख की। तो 10 लाख तो फर्म का एसेट है, ये फर्म का एसेट है, ठीक है। तो फर्म का एसेट है 10 लाख रुपए, तो ये तो फर्म का एसेट चला जाएगा 10 लाख रुपए, 2 लाख अभी भी बाकी है उसके। 2 लाख में अब पार्टनर थे ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर्स है। तो ये जो बचे हुए 2 लाख है ये ए एंड बी एंड सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेची जाएंगी एंड ये 2 लाख रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर जितना भी बचेगा उतना उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। ये हो गया सिचुएशन नंबर 1। आई होप सो यू अंडरस्टूड। एसेट 10 लाख है, 12 लाख कम है, 2 लाख कम है, पर्सनली लायबल होते हैं पार्टनर्स, तो 2 लाख तीनों में डिवाइड कर दो, बात खत्म। अगर रेशो बताया है, ठीक है, रेशो बताया है उन्होंने 3:2:1 का, तो ये जो भी 2 लाख है वो 3:2:1 में आप डिवाइड कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वो उस हिसाब से उनकी लायबिलिटी आएगी पर्सनली। दूसरी बात, अभी अज्यूम करो
हुआ क्या है, ध्यान से समझना। एसेट जो है वो तो 10 लाख रुपए है, लाइबिलिटीज आपकी हो गई 15 लाख, मतलब 5 लाख का आपके पास डेफिशिएंसी है। फर्म की प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि 5 लाख रुपए आप वो पे कर पाए। अभी ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी तीनों में ये 5 थोड़ा सा डिवाइड कर, नंबर अच्छा नहीं आएगा ना, वो पॉइंट में कौन खेलते बैठेगा, इसलिए 6 लाख लिया, ठीक है। तो 2 लाख, ये ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है, 2 लाख एंड 2 लाख, ऐसे दो 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 तीनों को देने पड़ेंगे। अभी हुआ ये कि एक के पास ये लाइबिलिटी का शेयर आया है ना, पर्सनल लाइबिलिटी जो भी आएगी एबीसी की उसका शेयर आ गया। अभी ये जो 2-2 लाख आपको दिख रहा है सामने, अब ए के पास जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, ए के पास जो अपनी पर्सनल एसेट है, वो एसेट में, वो पर्सनल एसेट में ए के पास एसेट जो है वो 1 लाख की है, बी के पास जो है वो 3 लाख की है और सी के पास है 2 लाख की, ठीक है। तो कितना हुआ, अभी देखो पर्सनल प्रॉपर्टी देने के बाद अब क्या हो गया, इसके दो दो क्लियर हो गए, इसके पास 2 लाख देने थे, 3 लाख एसेट थे उसके पास, तो उसके पास अभी भी उसका 1 लाख का एसेट बाकी है तो नील हो गया, इसका भी वैसे तो लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी तो नील हो गया। इसके पास 2 लाख है, अभी भी 1 लाख बाकी, बट बेचारा बैंकक्रप्ट हो गया, क्यों, क्योंकि उसके पास एसेट ही खत्म हो गए। तो ये जो 1 लाख बाकी है लाइबिलिटी का, वो किससे वसूल हो गया, बी एंड सी से वसूल हो गया। किससे वसूल हो गया, बी एंड सी, लेकिन सी के पास भी कुछ भी नहीं है तो फिर बी को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहली बात तो आपको लाइबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, कभी भी अगर ऐसा होता है कि ए, जब भी पर्सनल लाइबिलिटीज की बात आती है तो हमेशा पर्सनल लायबिलिटी में पर्सनल एसेट्स जो होते हैं, पर्सनल लायबिलिटीज के साथ साथ पर्सनल एसेट्स जो होते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर ऐसा है कि पर्सनल एसेट्स अगर 15 लाख की है और 15 लाख के अगेंस्ट उसके पर्सनल लायबिलिटी पहली अदर देन फर्म, अदर देन फर्म की जो पर्सनल लायबिलिटी है उसके अलावा उसकी खुद की जो लायबिलिटीज है वो 10 लाख की है, ओके 10 लाख की है, तो 10 लाख पहले वो पे करेगा, फिर बचा कुचा जो होगा वो फर्म की वजह से जो पर्सनल लायबिलिटी आएगा उधर जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि भाई उसकी खुद की ही पर्सनल एसेट 15 लाख का है, उसका खुद का एसेट भी 15 लाख का है और खुद की लायबिलिटी फर्म वाले ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं, फर्म वाले जो भी ट्रांजैक्शन है वो तो अलग है, लेकिन खुद की पर्सनल जो भी उसने लोन लिया या जो भी अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लिया था उसके लिए अगर उसको 15 लाख देने थे तो एसेट माइनस लायबिलिटीज, उसका तो पर्सनल जो भी एसेट है वो तो खत्म हो गए। तो अभी 5 लाख जो उसको फर्म के लिए देने थे, फर्म के टुवर्ड्स उसकी अज्यूम करो उसकी जो लायबिलिटी थी वो 5 लाख की थी, लेकिन वो नहीं दे पाएगा। तो हमेशा याद रखना जो भी उसकी पर्सनल एसेट है वो पहले उसके जो पर्सनल लायबिलिटीज ट्रांजैक्शन मतलब फर्म से आई हुई नहीं, जो भी उसकी पर्सनल लायबिलिटीज है इंडिविजुअल बेसिस पर पहले उसको पे ऑफ करने का राइट होता है एंड देन उसके बाद उसको फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। आई होप सो ये एक्स्ट्रा का पॉइंट था, आपके नोट्स में नहीं है लेकिन उसके बावजूद में मैंने समझा दिया। इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जितना भी बताना था वो बता दिया। सेक्शन नंबर 49 का एग्जाम्पल भी मैंने ऑलरेडी ले लिया आपको कि भाई देखो जब भी डेट का रीपेमेंट होगा तो पहले पर्सनली अप्लाई कर देना और फिर बचा कुचा अगर कुछ सरप्लस होगा तो टुवर्ड्स द फर्म की जो डेट है जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लायबिलिटी फर्म की वजह से आई हुई उसको आप अप्लाई करोगे। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 69 हाईली इंपॉर्टेंट एंड उसके अलावा जो डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन था वो एक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर खत्म करेंगे, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।